आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र सेट नंबर 1। इसमें रहेंगे 100 महत्वपूर्ण सवाल। ये एमपीटेड वर्ग 2 और 3 के लिए बहुत महत्वपूर्ण। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, बाल विकास का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन केवल शारीरिक वृद्धि, दूसरा केवल मानसिक वृद्धि, तीसरा बालक में होने वाले समग्र एवं क्रमिक परिवर्तन को, और चौथा केवल वजन बढ़ना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी आएगा, यानी कि बालक में होने वाले समग्र और क्रमिक परिवर्तन को बोलते हैं बाल विकास। प्रश्न क्रमांक दूसरा, विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? पहला ऑप्शन अचानक, दूसरा निरंतर, तीसरा केवल जन्म से 5 वर्ष तक, और चौथा अनियमित। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी आएगा, यानी कि विकास जो है वो निरंतर चलता रहता है, कंटिन्यू, कभी समाप्त नहीं होता, मृत्यु के उपरांत ही समाप्त होता है। प्रश्न क्रमांक तीसरा, वृद्धि मुक्ता किससे संबंधित? पहला ऑप्शन गुणात्मक परिवर्तन, दूसरा मात्रात्मक, तीसरा सामाजिक परिवर्तन, और चौथा भावनात्मक। तो इसका जो राइट आंसर है मात्रात्मक। अब कैसे? अब आपको पता है शरीर की जो लंबाई रहती है वो मीटर और फीट में रहती है, तो हम उसको गणित एक मात्रा के रूप में वो करते हैं, इसको बोलते हैं मात्रात्मक परिवर्तन। प्रश्न क्रमांक चौथा, बाल विकास को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले कारक है? पहला केवल वंशानुक्रम, दूसरा केवल वातावरण, तीसरा वंशानुक्रम वातावरण दोनों, और चौथा केवल विद्यालय। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी आएगा, वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों बाल विकास को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। प्रश्न क्रमांक 5वां, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष की अवस्था है? पहला ऑप्शन संवेदीगामक, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक और चौथा उपचार। इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी आएगा, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है 2 से 7 वर्ष की आयु की अवस्था। प्रश्न क्रमांक 6, पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की अवस्था है? पहला ऑप्शन पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा संवेदीगामक, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक और चौथा औपचारिक। तो 7 से जो 11 वर्ष की अवस्था है वो होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न क्रमांक 7, पियाजे के सिद्धांत ने बच्चों को माना गया है? निष्क्रिय शिक्षार्थी, दूसरा सक्रिय ज्ञान निर्माण, तीसरा केवल अनुकरण करता और चौथा केवल श्रोता। तो इसका जो राइट आंसर है, पियाजे साहब ने सक्रिय ज्ञान निर्माता माना, यानी कि जो ज्ञान है वो संज्ञान से प्राप्त होता है। प्रश्न क्रमांक 8वां, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? पहला ऑप्शन सामाजिक अंतःक्रिया की, दूसरा ऑप्शन केवल अनुवांशिकता की, तीसरा केवल दंड की, और चौथा परीक्षा की। तो जो वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चा है वो सामाजिक अंतःक्रिया की वजह से, उन्हें सामाजिक संस्कृति विकास का सिद्धांत वाइगोत्स्की साहब ने दिया है। प्रश्न क्रमांक 9, जीपीडी का पूरा नाम क्या? पहला ऑप्शन जोन ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट, दूसरा ऑप्शन जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, तीसरा ऑप्शन जोन ऑफ प्राइमरी डेवलपमेंट, और चौथा जोन ऑफ साइकोलॉजी डेवलपमेंट। तो जीपीडी का जो पूरा नाम है वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है। अब जीपीडी की अवधारणा दी लेव वाइगोत्स्की साहब ने। अब जीपीडी जो होता है, यानी कि जो भी बच्चा है वो अपना काम यदि स्वयं कर ले बिना शिक्षक की मदद से, जैसे कोई सा पाठ पढ़ा है सारे प्रश्न वो खुद से ढूंढ ले, तो उसको बोलते हैं जीपीडी। यानी कि बच्चा अपना स्वयं से पूरा काम कर ले, उसको बोलते हैं जीपीडी। प्रश्न क्रमांक 10वां, वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षकों की सहायता को कहा जाता है? पहला ऑप्शन अनुकरण, दूसरा स्कैफोल्डिंग, तीसरा परिपक्वता और चौथा पुनर्बलन। तो इसका जो राइट आंसर आएगा स्कैफोल्डिंग। अब स्कैफोल्डिंग से आज से है कि जब बच्चा अपना काम पूरा नहीं कर पाता और कुछ मदद टीचर की लेता है या फिर अपने दोस्त की लेता है या फिर माता पिता की लेता है, इसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। प्रश्न क्रमांक 11वां, कोहलर वर्ग का सिद्धांत संबंधित? पहला ऑप्शन भाषा विकास से, दूसरा नैतिक विकास से, तीसरा शारीरिक विकास से, चौथा बुद्धि विकास से। तो जो कोहलर वर्ग साहब का सिद्धांत है वो नैतिक विकास से संबंधित, यानी कि बच्चे जो है वो अच्छे बुरे का ज्ञान सीखते, इन्हीं विकास को नैतिक विकास कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 12वां, बालक के सामाजिकरण में सबसे पहली संस्था? पहला ऑप्शन विद्यालय, दूसरा परिवार, तीसरा बाजार और चौथा पुस्तकालय। तो सबसे पहले जो बालक में सामाजिकरण होगा वो परिवार से होगा, यानी कि परिवार जिस प्रकार में समाज में उठते बैठते उसी प्रकार से बच्चे भी उनको अनुकरण करेंगे।
प्रश्न क्रमांक 13, व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ क्या है? सभी बच्चे एक समान होते हैं। दूसरा, बच्चों में विभिन्न प्रकार की क्षमता विशेषता का अंतर। तीसरा, केवल शारीरिक अंतर। चौथा, केवल मानसिक अंतर। तो व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब ये होता है कि बच्चों में विभिन्न प्रकार की क्षमता और विशेषता का अंतर, यानी कि एक ही कक्षा में अनेक प्रकार के बच्चे पाए जाते हैं, उनकी क्षमता अलग होती है, उनकी विशेषता अलग होती है, इसको भी बोलते हैं व्यक्तिगत भिन्नता। प्रश्न क्रमांक 14, बुद्धि का संबंध मुख्यतः किससे होता है? समस्या समाधान, अनुकूल क्षमता पर। दूसरा, केवल स्मृति पर। तीसरा, केवल लिखने की शक्ति और चौथा, केवल शारीरिक शक्ति पर। तो इसका जो राइट आंसर आएगा, समस्या समाधान और अनुकूलन क्षमता से होता है। प्रश्न क्रमांक 15, सीखना है जन्मजात व्यवहार। दूसरा, अनुभव के कारण व्यवहार में अपेक्षित स्थायी परिवर्तन। तीसरा, केवल रटना और चौथा, परीक्षा। तो सीखना जो है वो अनुभव के कारण व्यवहार में आने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को सीखना कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 16, ठंडाई का सीखने का प्रमुख नियम क्या है? पहला, प्रभाव का नियम। दूसरा, विकास का नियम। तीसरा, नैतिकता का नियम और चौथा, भाषा का नियम। तो जो सीखने का नियम है उसको बोलते हैं प्रभाव का नियम, यानी कि जो भी बालक जितनी अच्छी तरीके से उसको सीखता है उसको बोलते हैं प्रभाव का नियम। प्रश्न क्रमांक 17, स्किनर किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? अंतर्दृष्टि सिद्धांत। दूसरा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। तीसरा, संज्ञानात्मक विकास और चौथा, नैतिक विकास। तो स्किनर साफ है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध। प्रश्न क्रमांक 18, सकारात्मक पुनर्बलन का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन, वांछित व्यवहार को बढ़ाना। दूसरा, व्यवहार को समाप्त कर देना। तीसरा, बच्चों को दंड देना और चौथा, सीखने को रोकना। तो सकारात्मक का मतलब ये होता है कि वांछित व्यवहार को बढ़ाना, यानी कि सीखने की जो क्षमता है उसको बढ़ाना और वो और आगे बढ़ाना। प्रश्न क्रमांक 19, रचनावादी दृष्टिकोण में शिक्षक की भूमिका होती है? केवल व्याख्यान देने के लिए। दूसरा, सुविधादाता के रूप में। तीसरा, नियंत्रक के रूप में। चौथा, दंड देने के लिए। तो रचनावादी दृष्टिकोण में जो टीचर की भूमिका रहती है सुविधादाता यानी कि फैसिलिटेटर की रहती है। प्रश्न क्रमांक 20वां, बाल केंद्रित शिक्षा में केंद्र में होता है? पहला ऑप्शन, पाठ पुस्तक। दूसरा, शिक्षक और तीसरा, बालक और चौथा, परीक्षा। तो बाल केंद्रित शिक्षा में जो केंद्र होता है वो बालक होता है। NEP 2020 के अनुसार जो मेन शिक्षा का केंद्र होता है वो बालक ही होता है और बाल केंद्रित शिक्षा इसी का आधार है, नई शिक्षा नीति का। प्रश्न क्रमांक 21, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? पहला, केवल प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाना। दूसरा, सभी बच्चों को साथ सीखने का अवसर देना। तीसरा, कमजोर बच्चों को अलग करना और चौथा, केवल दिव्यांग बच्चों को। तो समावेशी शिक्षा का मतलब ये होता है सभी बच्चों को साथ में सिखाने का अवसर, यानी कि एक एक कक्षा में अनेक प्रकार के बच्चे बैठे रहते हैं। कोई दिव्यांग रहता है, कोई अच्छी बुद्धि वाला रहता है, कोई मंद बुद्धि वाला रहता है और कोई बहुत ही कम बुद्धि वाला रहता है। तो इन सभी को एक साथ सिखाने की प्रक्रिया को बोलते हैं समावेशी शिक्षा। प्रश्न क्रमांक 22, सीखने में प्रेरणा का अर्थ क्या है? सीखने की इच्छा उत्पन्न करना। दूसरा, सीखने को रोकना। तीसरा, केवल अनुशासन बनाना और चौथा, केवल अंक बढ़ाना। तो भैया जो प्रेरणा रहती है वो सीखने की इच्छा उत्पन्न करती है, मतलब प्रेरणा सीखने की गति को बढ़ाती है। प्रश्न क्रमांक 23वां, आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण क्या है? पुरस्कार पाने के लिए पढ़ना। दूसरा, दंड बचने पढ़ना। या फिर तीसरा, विषय में रुचि होने कारण पढ़ना और चौथा, अंक के लिए पढ़ना। तो आंतरिक प्रेरणा का मतलब ये होता है कि जब हम विषय को रुचि होने कारण पढ़ते हैं उसको बोलते हैं आंतरिक प्रेरणा, यानी कि बच्चा खुद से मोटिव और वो अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए पढ़ रहा है और वो अपने विकास को, संज्ञानात्मक विकास को बढ़ाने के लिए पढ़ता है, इसको बोलते हैं आंतरिक प्रेरणा, वो खुद से प्रेरित बच्चा है। प्रश्न क्रमांक 24, बच्चों की गलतियों को शिक्षक को मानना चाहिए? अपराध या सीखने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण हिस्सा। दूसरा, अनुशासनहीनता और चौथा, बुद्धि कमी। तो बच्चे जब भी गलती करते तो वो सीखने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि कोई बच्चा गलती कर रहा है मतलब वो सीख रहा है। प्रश्न क्रमांक 25, निदानात्मक मूल्यांकन क्या है? पहला ऑप्शन, कठिनाई की पहचान करना। दूसरा, केवल अंक। तीसरा, बच्चों को। चौथा, केवल अंतिम परीक्षा लेना। तो निदानात्मक का मतलब होता है किसी भी बच्चे की कठिनाइयों का पता लगाना, मतलब बच्चे को किस चीज़ में दिक्कत है। प्रश्न क्रमांक 26, निर्माणात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? केवल वर्ष के अंत में। दूसरा, सीखने की प्रक्रिया के दौरान। तीसरा, विद्यालय के छोड़ने के दौरान और चौथा, केवल प्रवेश के दौरान। तो निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है सीखने की प्रक्रिया के दौरान जो हम मूल्यांकन करते हैं उसको निर्माणात्मक मूल्यांकन कहते हैं। प्रश्न 27, संकलनात्मक मूल्यांकन समानतः किया जाता है? शिक्षण के अंत में। दूसरा, प्रत्येक मिनट में और तीसरा, केवल खेल के समय और चौथा, प्रवेश से। तो इसका जो राइट आंसर आएगा, शिक्षण के अंत में हम जो मूल्यांकन करते हैं इसको बोलते हैं संकलनात्मक मूल्यांकन। प्रश्न क्रमांक 28, बच्चे की सीखने की कठिनाई जानने के लिए सबसे उपयोगी क्या है? निदानात्मक परीक्षण। दूसरा, केवल वार्षिक परीक्षा। तीसरा, केवल मौखिक परीक्षा और चौथा, केवल उपस्थिति। तो बच्चे की कठिनाई जानने के लिए हमें निदानात्मक परीक्षण करना पड़ेगा।
प्रश्न क्रमांक 29, प्रतिभाशाली बच्चे के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? आंतरिक चुनौतीपूर्ण गतिविधि देना चाहिए, दूसरा उसे पढ़ाना बंद कर देना, तीसरा उसे अलग बैठाना, चौथा केवल वही कार्य देना चाहिए जो उसे सभी को मिले। तो इसका जो राइट आंसर है आंतरिक चुनौतीपूर्ण गतिविधि देना चाहिए। यदि हम प्रतिभाशाली बच्चों के साथ ऐसा नहीं करेंगे तो बच्चा ऊब जाएगा और वो सीखने की क्षमता उससे प्रभावित होगी। प्रश्न क्रमांक 30, धीमी गति से सीखने वाले बच्चे के लिए उचित रणनीति। अधिक दंड देना, दूसरा आंतरिक समय और उपयुक्त सहायता, तीसरा उसे कक्षा से बाहर और चौथा उसे नजरअंदाज। तो धीमी गति के लिए आंतरिक समय और उपयुक्त सहायता यानी कि उसके लिए एक अलग प्रकार की विधि। प्रश्न क्रमांक 31, बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद एवं भाषा का संबद्ध वातावरण, दूसरा केवल व्याकरण रटना, तीसरा केवल लिखना और चौथा केवल परीक्षा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा संवाद एवं भाषा का समृद्ध वातावरण जो रहता है वो बच्चे के भाषाई विकास में महत्वपूर्ण है। प्रश्न 32, मातृभाषा में प्रारंभिक की शिक्षा का एक प्रमुख लाभ है। पहला, समझ को सहज बनाना, दूसरा सीखने को कठिन बनाना, तीसरा व्यक्ति को रोकना और चौथा शब्दावली को कम करना। तो मातृभाषा में जो प्रारंभिक शिक्षा रहती है उसमें समझ को सहज ही बनाना इसका प्रमुख लाभ है। प्रश्न क्रमांक 33, बहुभाषी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों की भाषा को साधन के रूप में उपयोग करना चाहिए, दूसरा मातृभाषा प्रतिदिन लगाना चाहिए, तीसरा केवल एक बच्चे को बोलने देना चाहिए, चौथा बच्चों को चुप रखना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है हम बच्चों की भाषा को संसाधन के रूप में उपयोग करना चाहेंगे। यानी कि बहुभाषी कक्षा वह कक्षा होती है जिसमें एक ही कक्षा में दो या दो से अधिक भाषा वाले बच्चे पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं बहुभाषी कक्षा। यानी कि इसका उपयोग हम बच्चों को उनकी लैंग्वेज सिखाने में कर सकते हैं, उनकी भाषा के शब्द को समझने में, संवाद कराने में। प्रश्न क्रमांक 34, सृजनात्मकता की प्रमुख विशेषता क्या है? केवल नकल करना, दूसरा नए मौलिक विचार उत्पन्न करना, तीसरा केवल याद करना और चौथा केवल अनुशासन। तो सृजनात्मकता का मतलब होता है नए एवं मौलिक विचार उत्पन्न करना, यानी कि एक ही काम को अलग अलग तरीके से विभिन्न प्रकार के तरीकों से करने को बोलते हैं सृजनात्मकता। सृजनात्मकता बच्चों को शिक्षक को क्या देना चाहिए? प्रश्न पूछने और नए विचार देने का अवसर देना चाहिए, दूसरा केवल पाठ को याद करना, तीसरा रोकना चाहिए और चौथा दंड देना चाहिए। तो सृजनात्मकता के लिए हमको प्रश्न पूछने और नए विचार के अवसर देना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 36, बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? पहला ऑप्शन गार्डनर साहब ने, दूसरा पियाजे, तीसरा स्किनर, चौथा कोहलरबर्ग। तो इसका जो राइट आंसर है गार्डनर ने दिया है बहुबुद्धि सिद्धांत। उनके अनुसार जो बुद्धि है वो 8 प्रकार की पाई जाती है। प्रश्न क्रमांक 37, गार्डनर के अनुसार बुद्धि, पहला ऑप्शन केवल एक प्रकार की होती, दूसरा ऑप्शन अनेक प्रकार की हो सकती, तीसरा ऑप्शन केवल गणितीय होती है, चौथा केवल भाषाई। तो गार्डनर के अनुसार जो बुद्धि अनेक प्रकार की होती है। प्रश्न क्रमांक 38, भावनात्मक बुद्धिमत्ता से प्रमुख है। अपने और दूसरे की भावनाओं को समझना, दूसरा केवल गणित याद करना, तीसरा केवल याद करना और चौथा केवल लिखना। तो इसका जो राइट आंसर है भावनात्मक बुद्धि यानी कि अपने और दूसरे की भावनाओं को समझना। प्रश्न क्रमांक 33, सीखने में ध्यान का महत्व क्योंकि यह सूचना ग्रहण करने में सहायता करता है, दूसरा यह स्मृति को समाप्त करता है, तीसरा रुचि घटाता है, चौथा सीखने को रोकता है। तो सीखने का ध्यान महत्वपूर्ण सूचना ग्रहण करने में सहायता करता है। प्रश्न क्रमांक 40, स्मृति को बेहतर बनाने के लिए उपयोगी है। पहला ऑप्शन अर्थपूर्ण अभ्यास, दूसरा केवल दंड, तीसरा केवल डर और चौथा बिना समझे। तो इसका जो राइट आंसर है अर्थपूर्ण अभ्यास, मतलब अर्थ के साथ उसका अभ्यास कराना। प्रश्न क्रमांक 41, अनुकरण द्वारा सीखने के सिद्धांत से जुड़े। पहला ऑप्शन बंडूरा, दूसरा कोहलरबर्ग, तीसरा पियाजे और सिगमंड फ्राइड। तो इसका जो राइट आंसर है एल्बर्ट बंडूरा ने जो अनुकरण द्वारा सिखाने का सिद्धांत दिया है एल्बर्ट बंडूरा ने। मतलब बच्चे जो है वो एक दूसरे का अनुकरण करके या नकल करके सीखते। प्रश्न क्रमांक 42, बंडूरा का सिद्धांत किस पर बल देता? पहला सामाजिक अधिगम पर, दूसरा केवल जैविक विकास पर, तीसरा केवल नैतिक विकास पर, चौथा केवल भाषा विकास। तो इसका जो राइट आंसर है सामाजिक अधिगम विकास पर। प्रश्न क्रमांक 43, बच्चे के व्यवहार पर मॉडलिंग का अर्थ क्या है? दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखना, तीसरा केवल पुस्तक पढ़ना और तीसरा दंड देना और चौथा परीक्षा लेना। तो मॉडलिंग का जो अर्थ होता है दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखना मॉडलिंग कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 44, सीखने में रुचि बढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका है। पहला ऑप्शन गतिविधि आधारित एवं अर्थपूर्ण शिक्षण, दूसरा लगातार दंड, तीसरा केवल व्याख्या और चौथा केवल ग्रहकाल। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा गतिविधि आधारित एवं अर्थपूर्ण शिक्षण से सीखने की रुचि बढ़ जाती है। यानी कि जैसे बच्चों को हम खेल के माध्यम से सिखा सकते, गतिविधि के माध्यम से सिखा सकते हैं, अलग अलग तरीके से विभिन्न प्रकार के शिक्षण विधियों की सहायता से भी।
प्रश्न 45, कक्षा में प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों की सोच को विकसित करना, दूसरा बच्चों को डराना, तीसरा समरस करना, चौथा केवल अनुशासन। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों की सोच को विकसित करना। प्रश्न क्रमांक 46, उच्च स्तरीय चिंतन को बढ़ावा देने वाले प्रश्न है, यह क्या है? पहला ऑप्शन, दूसरा इसका कारण क्या हो सकता है, तीसरा ऑप्शन इससे पढ़े और चौथा इससे लिखे। तो इसका जो राइट आंसर इसका कारण क्या हो सकता है, मतलब सोचने पर मजबूर किया जाए। प्रश्न क्रमांक 47, समस्या समाधान आधारित शिक्षण में विद्यार्थी क्या है? सक्रिय रूप से समाधान को खोजता है, दूसरा केवल उत्तर याद रखता है, तीसरा केवल शिक्षक को सुनता है और चौथा केवल पुस्तक पढ़ता है। तो इसका जो राइट आंसर है समस्या समाधान आधारित शिक्षण में सक्रिय रूप से समाधान का खोजता है। प्रश्न 48, सहयोगात्मक अधिगम बच्चा, पहला ऑप्शन मिलकर सीखते, दूसरा ऑप्शन अकेले सीखते, तीसरा ऑप्शन केवल शिक्षक सीखता है, चौथा ऑप्शन केवल परीक्षा देते। तो इसका जो राइट आंसर है मिलकर सीखते, यानी कि सहयोगात्मक का मतलब ये होता है कि 4 बच्चों का एक ग्रुप बना दो, उसमें 2 बच्चे को अच्छे वाले बुद्धि वाले रख दो और 2 बच्चे कमज़ोर, तो वो एक दूसरे से सहयोग करके सीख जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 49, सहपाठी अधिगम अर्थ है, बच्चे एक दूसरे सीखते, दूसरा शिक्षक अकेला पढ़ाता है, तीसरा केवल अभिभावक पढ़ाता है और चौथा केवल पुस्तक से सीखना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चे एक दूसरे से सीखते, इसको बोलते हैं सहपाठी अधिगम। प्रश्न क्रमांक 50, कक्षा में विविधता को शिक्षक को क्या करना चाहिए? स्वीकार कर शिक्षण में शामिल कर लेना, दूसरा समाप्त कर देना चाहिए, तीसरा नजर और चौथा दंड देना चाहिए। तो विविधता को स्वीकार कर शिक्षण में शामिल कर लेना चाहिए, यानी विविधता का मतलब ये होता है कि कक्षा में विभिन्न प्रकार के बच्चों का पाया जाना है, शिक्षण स्तर पर, योग्यता स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर। प्रश्न क्रमांक 51, बालक के विकास का सिद्धांत है, पहला ऑप्शन निरंतर विक्रिया, दूसरा हमेशा अचानक होता है, तीसरा केवल विद्यालय में होता है और चौथा केवल किशोर। तो बालक की जो विकास का सिद्धांत ये निरंतर प्रक्रिया मतलब हमेशा चलता है, गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक चलता है। प्रश्न 52, विकास की गति सभी बच्चों में एक समान होती है, दूसरा बच्चों में अलग अलग हो सकती है, तीसरा कभी बदलती नहीं, चौथा केवल शिक्षक निर्धारित करता है। इसका जो राइट आंसर है विकास की गति बच्चों में अलग अलग हो सकती है। प्रश्न 53, परिपक्वता मुक्ता संबंधित, पहला ऑप्शन जैविक विकास से, दूसरा केवल परीक्षा से, तीसरा पुरस्कार से और चौथा गृह कार्य से। तो परिपक्वता का मुख्य संबंध जो होता है वो रहेगा जैविक विकास से। प्रश्न 54, वंशानुक्रम बच्चे को प्रभावित करता है, पहला ऑप्शन उसकी कुछ जन्मजात विशेषता के माध्यम से, दूसरा केवल विद्यालय के माध्यम से, तीसरा केवल मित्रों के माध्यम से और चौथा केवल पाठ्य पुस्तक के माध्यम से। तो वंशानुक्रम जो रहता है वो बच्चे को उसके कुछ जन्मजात विशेषता के माध्यम से हो जाए। प्रश्न क्रमांक 55, वातावरण में शामिल है, पहला ऑप्शन परिवार, दूसरा विद्यालय और सामाजिक परिवेश, दूसरा ऑप्शन केवल आनुवंशिकता, तीसरा ऑप्शन केवल शरीर और चौथा ऑप्शन आयु। तो इसका जो राइट आंसर है वातावरण में शामिल है परिवार, विद्यालय और सामाजिक परिवेश। प्रश्न 56, बालक के व्यक्तित्व विकास में विद्यालय की भूमिका है, पहला ऑप्शन सामाजिक एवं शैक्षिक अवसर प्रदान करना, दूसरा केवल परीक्षा लेना, तीसरा केवल अनुशासन करना, चौथा केवल गृह कार्य देना। तो इसका जो राइट आंसर है बालक के व्यक्तित्व विकास के लिए सामाजिक और शैक्षिक अवसर प्रदान करना। प्रश्न 57, आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या? पहला ऑप्शन सकारात्मक प्रतिक्रिया देनी चाहिए, दूसरा सार्वजनिक रूप से अपमानित करना चाहिए, तीसरा तुलना करनी चाहिए और चौथा दंड देना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है सकारात्मक प्रतिक्रिया देनी चाहिए। प्रश्न क्रमांक 58, बच्चों की तुलना करना समानता प्रेरणा के लिए हमेशा सर्वोत्तम होता है, दूसरा नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, तीसरा आवश्यक और चौथा सीखने का देगा। तो बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से करेंगे तो नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि सभी बच्चे विशिष्ट होते हैं, मतलब एवरी स्टूडेंट इज यूनिक्स। 59, बालक की रुचि जानने का सबसे अच्छा तरीका, पहला ऑप्शन अवलोकन बातचीत, दूसरा केवल परीक्षा, तीसरा केवल उपस्थिति और चौथा केवल अंक। तो इसका जो राइट आंसर है वो आएगा ऑप्शन है अवलोकन एवं बातचीत के माध्यम से हम बच्चों की रुचि जान सकते हैं। प्रश्न 60वां, अवलोकन विधि में शिक्षक, पहला ऑप्शन बच्चे के व्यवहार को स्थिर रूप से देखता है, दूसरा केवल परीक्षा देता है, तीसरा केवल अंक देता है और चौथा केवल गृह कार्य चाहता है। तो अवलोकन विधि में बच्चे के व्यवहार को व्यवस्थित रूप से देखता है। प्रश्न क्रमांक 61, पोर्टफोलियो में समानता शामिल होता है, पहला ऑप्शन बच्चे के कार्य का संग्रह, दूसरा ऑप्शन केवल परीक्षा अंक,
तीसरा ऑप्शन केवल उपस्थिति और चौथा ऑप्शन केवल फीस रसीद। तो पोर्टफोलियो में बच्चों के कार्यों का संग्रह, यानी कि पोर्टफोलियो जो रहता है वो बच्चों का एक रिकॉर्ड रहता है, मतलब बच्चे में कौन सी कमी, किस चीज़ से बच्चे मतलब कौन सी विधि सिखाया गया, सब चीज़ रिकॉर्ड होता है, मतलब उसका वार्षिक डाटा होता है। प्रश्न 62, सत्यता एवं व्यापक मूल्यांकन पर का जोर है। पहला ऑप्शन नियंत्रण एवं विभिन्न पक्षों का मूल्यांकन पर, दूसरा केवल वार्षिक परीक्षा पर, तीसरा केवल लिखित परीक्षा पर, चौथा केवल अंक पर। तो सत्ता व्यापक मूल्यांकन रहता है नियंत्रण एवं विभिन्न पक्षों पर, यानी कि 360 डिग्री मूल्यांकन, सत्ता एवं बहुमुखी मूल्यांकन। प्रश्न क्रमांक 63, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य। पहला पहचाने की सीखने की कठिनाई को दूर करना, दूसरा बच्चों को दंड देना, तीसरा केवल तेज पढ़ाना और चौथा परीक्षा रद्द कराना। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए आएगा। पहचानी गई और सीखने की कठिनाई को दूर करने के लिए हम उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग करते हैं। प्रश्न 64, समावेशी कक्षा में शिक्षक को। पहला ऑप्शन आवश्यकता के अनुसार शिक्षण में बदलाव करना चाहिए, दूसरा ऑप्शन सभी को बिल्कुल एक जैसा प्रदर्शन अपेक्षित करना चाहिए, तीसरा ऑप्शन कमज़ोर बच्चों को अलग कर देना चाहिए, चौथा पाठ्य पुस्तक पढ़ाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आवश्यकता के अनुसार शिक्षण में बदलाव करना चाहिए। 65वां, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उचित दृष्टिकोण क्या है। पहला ऑप्शन सहयोग एवं आवश्यक अनुकूलन, दूसरा उपेक्षा, तीसरा अलगाव और चौथा दंड। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा, सहयोग एवं आवश्यक अनुकूलन। प्रश्न 66, सीखने में कठिनाई का अर्थ हमेशा कम बुद्धि नहीं होता है, दूसरा प्रतिभा होना, तीसरा अनुशासनहीनता होना, चौथा आलस। तो सीखने में जो कठिनाई का अर्थ होता है वो रहेगा कम बुद्धि नहीं होना। प्रश्न 67, डिसलेक्सिया मुक्ता संबंधित। पहला ऑप्शन पढ़ने में कठिनाई से, दूसरा सुनने में कठिनाई से, तीसरा चलने में कठिनाई से और चौथा देखने में कठिनाई से। तो इसका जो राइट आंसर है पढ़ने में कठिनाई से। अब पढ़ेंगे कैसे, आपको पता है जो, अब इसको याद कैसे करें, आपको पता है जो साबुन रहता है उस पर लिखा रहता है लक्ष्या, मतलब लक्ष्य साबुन लिखा रहता है, तो अपन उसको ऐसे याद कर सकते हैं डिसलेक्सिया, यानी कि अपन लक्ष्य को देखकर पढ़ते हैं साबुन के, हाँ ये लक्ष्य साबुन, ऐसे हम। प्रश्न 68, डिसग्राफिया मुक्ता संबंधित है। पहला ऑप्शन लिखने में कठिनाई से, दूसरा पढ़ने में कठिनाई से, तीसरा सुनने में कठिनाई से, चौथा गणना में कठिनाई से। तो इसका जो राइट आंसर है डिसग्राफिया जो रहेगा वो रहेगा लेखन में कठिनाई से। अब याद कैसे करें, आपको पता है गणित में जब भी टीचर हमको मेथ्स में ग्राफ बना के देता है तो हम उसको लिखते हैं ना, ग्राफ बनाते लिख कर, तो ऐसा याद कर सकते डिसग्राफिया। प्रश्न 69, डिसकैलकुला मुक्ता संबंधित है। पहला ऑप्शन गणितीय अवधारणा गणना में कठिनाई से, दूसरा भाषा बोलने में, तीसरा लेखन से और चौथा सुनने में। तो इसका जो राइट आंसर है गणितीय अवधारणा और गणना में कठिनाई, डिसकैलकुला। अब याद कैसे करें, आपको पता है जब भी हम गणित में किसी चीज़ को जोड़ते, घटाते, गुणा करते, हिसाब किताब लगाते तो उसमें कैलकुलेटर का प्रयोग करते हैं, इसे डिसकैलकुला समझ सकते हैं हम इसको। प्रश्न 70, बच्चों को सीखने में सहायता देने के लिए शिक्षक को पहले कठिनाई का कारण समझना चाहिए, दूसरा दंड देना चाहिए, तीसरा उसे कक्षा से निकाल देना, चौथा न जाना। तो इसका जो राइट आंसर है कठिनाई का कारण समझना चाहिए। प्रश्न 71, नैतिक विकास में महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन सामाजिक नियम मूल्यों की समझ से, दूसरा केवल शारीरिक विकास, तीसरा केवल भाषा और चौथा केवल स्मृति। तो इसका जो राइट आंसर है सामाजिक नियम और मूल्यों की समझ से नैतिक विकास महत्वपूर्ण होता है। प्रश्न 72, कोहलर वर्ग के नैतिक विकास की प्रारंभिक अवस्था में बच्चा निर्णय ले सकता है दंड एवं पुरस्कार के आधार पर, दूसरा केवल सार्वभौमिक सिद्धांत पर, तीसरा केवल लोकतांत्रिक मूल्यों पर, चौथा केवल सामाजिक। तो इसका जो राइट आंसर है दंड एवं पुरस्कार के आधार पर। यदि अच्छा काम करेगा तो उसको पुरस्कार और खराब काम करेगा तो दंड। प्रश्न 73, लोकतांत्रिक कक्षा में शिक्षक बच्चों को अपनी बात रखने का अवसर देता है, दूसरा केवल स्वयं बोलता है, तीसरा प्रश्न पूछना रोक लगाता है और चौथा केवल दंड देता है। तो लोकतांत्रिक कक्षा जो रहती है उसमें बच्चे को अपनी बात रखने का अवसर देता है, उसको बोलते हैं लोकतांत्रिक कक्षा। प्रश्न 74, कक्षा में अनुशासन सर्वोत्तम आधार है। पहला ऑप्शन स्पष्ट नियम एवं सकारात्मक वातावरण,
दूसरा डर और तीसरा कठोर दंड और चौथा अपमान। तो अनुशासन का मतलब होता है स्पष्ट नियम और सकारात्मक वातावरण। प्रश्न 75 सकारात्मक अनुशासन का उद्देश्य। पहला ऑप्शन आत्म अनुशासन विकसित करना, दूसरा भय उत्पन्न करना, तीसरा बच्चों को चुप करना और चौथा दंड देना। तो इसका जो राइट आंसर आएगा सकारात्मक अनुशासन का रहता है आत्म अनुशासन विकसित करना। प्रश्न 76 बालक को, जिज्ञासा को, शिक्षक को। पहला ऑप्शन प्रोत्साहित करना चाहिए, दूसरा ऑप्शन डराना चाहिए, तीसरा ऑप्शन दंडित करना, चौथा नजर देना। तो इसका जो राइट आंसर है बालक की जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी कि बालक प्रश्न पूछ रहा है तो उसको उसके प्रश्नों के उत्तर भी देना चाहिए और उसको प्रेरित करना चाहिए प्रश्न पूछने के लिए। प्रश्न 77 गतिविधि आधारित शिक्षण में। पहला ऑप्शन बच्चा करके सीखता है, दूसरा बच्चा केवल सुनता है, तीसरा शिक्षक ही सब करता है और चौथा केवल पुस्तकें पढ़ी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चा करके सीखता है, यानी कि बच्चों को गतिविधि के माध्यम से हम आसानी से सिखा सकते हैं। प्रश्न 78 अनुभवात्मक अधिगम का आधार। पहला ऑप्शन अनुभव के आधार के माध्यम से सीखना, दूसरा ऑप्शन केवल रटना, तीसरा केवल व्याख्या और चौथा केवल परीक्षा। तो जो राइट आंसर है अनुभव के माध्यम से बच्चा सीखता है अनुगमन। अब कैसे, अब आपको पता है एक बच्चा है, यदि उसको उसका जैसे कांटा पर पैर पड़ जाए तो वो अगली बार कांटे पे पैर नहीं रखेगा, ये उसका अनुभव हो जाएगा, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं। प्रश्न 79 खोज अधिगम में विद्यार्थी। पहला ऑप्शन स्वयं तथ्य निष्कर्ष से खोज करता है, दूसरा ऑप्शन केवल उत्तर याद रखता है, तीसरा ऑप्शन केवल शिक्षक को सुनता है और चौथा ऑप्शन केवल गृहकार करता है। तो खोज अधिगम में स्वयं निष्कर्षों की खोज करता है, मतलब स्वयं के नियम और स्वयं के तत्व। प्रश्न 80 रचनात्मक मूल्यांकन में शिक्षक की प्रक्रिया होनी चाहिए। पहला ऑप्शन समाज में सुधार में सहायक, दूसरा ऑप्शन अपमानजनक, तीसरा ऑप्शन केवल अंक आधारित और चौथा अस्पष्ट। इसका जो राइट आंसर है सुधार में सहायक रचनात्मक मूल्यांकन। प्रश्न 81 सीखने के लिए सबसे प्रभावशाली प्रतिक्रिया है। पहला ऑप्शन समय पर विशिष्ट प्रतिक्रिया, दूसरा ऑप्शन केवल गलत कहना, तीसरा ऑप्शन कोई प्रतिक्रिया और चौथा अंक देना। तो इसका जो राइट आंसर है कि समय और विशिष्ट प्रतिक्रिया के साथ सीखने सबसे प्रभावी होता है। प्रश्न 82 बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। पहला ऑप्शन उनकी उपलब्धि को पहचानना चाहिए, दूसरा ऑप्शन लगातार तुलना करनी चाहिए, तीसरा ऑप्शन गलती पर अपमान करना चाहिए, चौथा ऑप्शन अवसर कम देना चाहिए। तो बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उनकी उपलब्धि को पहचानना चाहिए। प्रश्न 83 बालक के सामाजिक विकास को बढ़ावा देने वाली गतिविधि। पहला ऑप्शन समूह कार्य, दूसरा ऑप्शन केवल अकेले लिखना, तीसरा ऑप्शन केवल रटना और चौथा परीक्षा। इसका जो राइट आंसर है समूह कार्य। समूह कार्य से सामाजिक विकास आसानी से बढ़ता है। प्रश्न 84 खेल का बाल विकास में महत्व क्योंकि खेल। पहला ऑप्शन शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है, दूसरा ऑप्शन केवल समय नष्ट करता है, तीसरा ऑप्शन सीखने में बाधा और चौथा मनोरंजन। तो इसका जो राइट आंसर है जो खेल है वो बच्चों का शारीरिक विकास भी करता है, सामाजिक विकास भी करता है, भावनात्मक विकास भी करता है और संज्ञानात्मक विकास भी करता है। प्रश्न 85 प्रारंभिक बाल अवस्था में सीखने का उपयुक्त माध्यम। पहला ऑप्शन खेल गतिविधियाँ, दूसरा केवल लंबे व्याख्यान और तीसरा केवल लिखित परीक्षा और चौथा केवल रटना। इसका जो राइट आंसर है खेल और गतिविधि के माध्यम से प्रारंभिक बाल अवस्था में बच्चे आसानी से सीख सकते हैं। प्रश्न 86 बालक की भाषा संबंधी त्रुटियों पर शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन संवेदनशीलता सुधार करना चाहिए, दूसरा ऑप्शन उसका मजाक उड़ाना चाहिए, तीसरा ऑप्शन चुप करना चाहिए और चौथा दंड देना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है संवेदनशीलता से सुधार करना चाहिए। प्रश्न 87 कक्षा में खुला प्रश्न हुआ है जिसका। पहला ऑप्शन एक से अधिक संभावित उत्तर दृष्टिकोण हो सकता है, दूसरा ऑप्शन केवल हाँ ना उत्तर हो सकता है, तीसरा ऑप्शन कोई उत्तर नहीं और चौथा ऑप्शन उत्तर केवल पुस्तक में। इसका जो राइट आंसर है एक से अधिक संभावित दृष्टिकोण उत्तर। अब कैसे, अब आपको पता है खुले अंत वाले क्वेश्चन वह क्वेश्चन होते हैं, जैसे मान लो अपन ने बोल दिया कि ऐसी दो संख्या बताई जिनका योग 10 होता है, तो अब बच्चा 4 + 6 भी सोच सकता है, 10 + 0 भी सोच सकता है, 7 + 3 भी सोच सकता है ऐसे। प्रश्न 88 आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ाने के लिए शिक्षक को। पहला ऑप्शन तर्क एवं प्रमाण पर आधारित प्रश्न पूछना चाहिए, दूसरा ऑप्शन केवल उत्तर रटवाना चाहिए, तीसरा ऑप्शन प्रश्न पूछकर रोकना चाहिए और चौथा ऑप्शन केवल व्याख्या करनी चाहिए। इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए आएगा तर्क एवं प्रमाण आधारित प्रश्न पूछना चाहिए आलोचनात्मक चित्रण के लिए। प्रश्न 89 बालक के सीखने की शैली के संबंध में शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन विभिन्न प्रकार के शिक्षण गतिविधि अपनानी चाहिए, दूसरा ऑप्शन सभी को एक ही तरीके से पढ़ाना चाहिए, तीसरा ऑप्शन केवल व्याख्यान देना चाहिए और चौथा ऑप्शन लिखित कार्य। इसका जो राइट आंसर है विभिन्न प्रकार के शिक्षण गतिविधि अपनानी चाहिए। प्रश्न 90
अच्छे शिक्षक की प्रमुख विशेषता क्या है? पहला ऑप्शन बच्चे की आवश्यकता को समझना, दूसरा ऑप्शन केवल कठोर होना, तीसरा ऑप्शन केवल अधिक गृह कर देना, चौथा ऑप्शन केवल परीक्षा पर ध्यान देना। इसका जो राइट आंसर है बच्चों की आवश्यकता के अनुसार को समझना। प्रश्न 51, यदि बच्चा बार बार गलत उत्तर देता तो शिक्षक को करना चाहिए? पहला ऑप्शन क्या है? कारण पहचान कर उचित सहायता देनी चाहिए, दूसरा ऑप्शन उसे मूर्ख कहना चाहिए, तीसरा ऑप्शन उसे दंड देना, चौथा ऑप्शन कक्षा से बाहर निकालना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है कारण पहचान कर उसकी सहायता करनी चाहिए, यानी कि कहाँ पर गलती कर रहा है और उसको किस प्रकार सुधार हो सकता है। प्रश्न 92, सीखने में असफलता का कारण हो सकता है? पहला ऑप्शन शिक्षण विधि और सीखने की आवश्यकता में असंगति, दूसरा ऑप्शन केवल बच्चे की बुद्धि, तीसरा ऑप्शन हमेशा आलस और चौथा ऑप्शन हमेशा परिवार। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए आएगा, शिक्षण विधि और सीखने की आवश्यकता में असंगति। प्रश्न 93, बालक के विकास का आकलन करने का सबसे अच्छा दृष्टिकोण क्या है? पहला ऑप्शन अनेक स्रोत एवं विधियों का उपयोग, दूसरा ऑप्शन केवल एक परीक्षा, तीसरा ऑप्शन केवल मौखिक प्रश्न, चौथा ऑप्शन केवल उपस्थिति। इसका राइट आंसर अनेक स्रोत एवं विधियों का उपयोग। प्रश्न 94, मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए? पहला ऑप्शन सीखने में सुधार, दूसरा बच्चों को रैंक देना, तीसरा डर पैदा करना, चौथा डांटना। तो इसका जो राइट आंसर है मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए सीखने में सुधार। प्रश्न 95, कक्षा में सभी बच्चों का समान अवसर देना कहलाता? पहला ऑप्शन शैक्षिक समानता, दूसरा प्रतियोगिता और चौथा अनुकरण, चौथा दंड। इसका जो राइट आंसर है शैक्षिक समानता कहलाती है। प्रश्न 96, बालक की स्वतंत्रता सोच को बढ़ावा देने के लिए? पहला ऑप्शन उसे अपने विचार को व्यक्त करने देना चाहिए, दूसरा ऑप्शन केवल शिक्षक का उत्तर स्वीकार करना चाहिए, तीसरा ऑप्शन प्रश्न पूछने रोकना चाहिए और चौथा ऑप्शन केवल पाठ याद कराना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है उसके विचारों को व्यक्त करना देना चाहिए। प्रश्न 97, सीखने में पूर्व ज्ञान का महत्व होता है क्योंकि? पहला ऑप्शन नया ज्ञान पुराने ज्ञान से जुड़ता है, दूसरा ऑप्शन पुराना ज्ञान हमेशा बाधा होता है, तीसरा ऑप्शन इसका कोई महत्व नहीं, चौथा केवल परीक्षा में काम आता है। तो इसका जो राइट आंसर नया ज्ञान पुराने ज्ञान से जुड़ा रहता है। प्रश्न 98, रचनावादी कक्षा में ज्ञान क्या है? पहला ऑप्शन विद्यार्थी सक्रिय अनुभव से निर्मित करता है, दूसरा ऑप्शन शिक्षक सीधे शांतित कर देता है, तीसरा ऑप्शन केवल पुस्तक से मिलता है, चौथा ऑप्शन केवल परीक्षा से। तो इसका जो राइट आंसर है इसमें विद्यार्थी सक्रिय और अनुभव से निर्मित करता है। प्रश्न 99, एक प्रभावी शिक्षक बच्चे की गलती को पहला ऑप्शन सीखने का अवसर के रूप में देखता है, दूसरा ऑप्शन अपराध मानता है, तीसरा ऑप्शन दंड का आधार मानता है और चौथा हमेशा नज़रअंदाज करता है। तो राइट आंसर सीखने के अवसर के रूप में देखता है बच्चों की गलती। प्रश्न 100 और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का प्रमुख उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन बच्चों को समझकर प्रभावी बाल केंद्रित शिक्षण करना, दूसरा ऑप्शन केवल परीक्षा में अंक बढ़ाना, तीसरा ऑप्शन केवल पाठ्यक्रम पूरा करना, चौथा ऑप्शन केवल अनुसरण। इसका जो राइट आंसर है बच्चों को समझकर प्रभावी एवं बाल केंद्रित शिक्षण करना। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मेरी मेहनत के लिए, आपके सपने के लिए, अपनी माँ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी प्रकार की सीरीज बाल विकास की आपके लिए जारी रहेगी। थैंक्स फॉर माय वीडियो वॉचिंग। धन्यवाद।